मनोज जी, स्वागत है आपका। आज एक बच्चों के लिए लाइव कर रहा हूं मैं। जिन बच्चों का एग्ज़ाम होने जा रहा है, कंपटीशन या बोर्ड के एग्ज़ाम, और उनके माता पिता के लिए ये लाइव कर रहा हूं मैं। हमेशा इम्तहान से पहले और इम्तहान के बाद इस तरह के लाइव करता हूं, अपनी कुछ बातें करता हूं बच्चों से और उनके परिवार के लोगों से। सुधीर जी, आपका स्वागत है। प्रियंका जी, स्वागत है आपका। अलका जी, आपका भी स्वागत है। कुछ लोग जुड़ जाएं, फिर शुरू करता हूं अभी। हाँ, नरहरी भाई, कैसे हैं आप? सुना है आपकी कुछ किताबें छपी हैं, उसके लिए आपको बहुत बधाई। वैसे बधाई तो मैंने दे दिया था। सुशांत जी, आपको भी स्वागत। हाँ सर्वेश, कैसे हैं आप? मंजरी जी, स्वागत है आपका मेरे इस लाइव में। बस 2 मिनट में शुरू करता हूँ अभी। भूपेंद्र पाठक जी, आपका भी स्वागत है। शरद राय जी, स्वागत है आपका लाइव में। सुनीता जी, कैसी हैं? नॉर्थ ईस्ट का कैसा मौसम है आपके इलाके का? स्वागत है आपका इस मेरे लाइव में आज प्रोग्राम में। थोड़ा रुकिएगा, सुनिएगा। वैसे लाइव उन बच्चों के लिए है जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अश्क जी, स्वागत है आपका। हाँ नीतीश, कैसे हो? नमस्कार मंजरी जी। मैं चाहता हूँ कुछ लोग जुड़ जाएं तो शुरू करूँ। राकेश जी, कैसे हैं आप? और सब लोग कैसे हैं आपके यहाँ? कादिर भाई, कैसे हैं आप? क्या हाल है वहाँ का? और सब लोग कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया। बस अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं समाज के प्रति, उसको पूरा करने के लिए इस तरह की लाइव करता रहता हूँ। नीर रत्नाकर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े। समर प्रताप सिंह जी, स्वागत है आपका। कोशिश करता हूँ मेरी बात लोगों तक पहुँचे, जो कहना चाहता हूँ। उसका असर क्या हो, कितना हो, ये तो लोग तय करेंगे, लेकिन जो समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है उसको पूरा करना हमारा कर्तव्य है और हमें करना चाहिए। मैं आज जो लाइव करने जा रहा हूँ ये विशुद्ध रूप से उन बच्चों के लिए है जिनकी आने वाले समय में परीक्षाएं होने जा रही हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, या कोई कंपटीशन देने जा रहे हैं। हाँ, प्रशांत वस्ती, आपका भी स्वागत है। कोई कंपटीशन देने जा रहे हैं या बोर्ड की परीक्षाएं आने जा रही हैं, ये मेरा लाइव उनके लिए है और उनके परिवार के लिए भी है, जो उनके अभिभावक हैं, उनके माता पिता हैं। ये बात मैं उनसे भी करना चाहता हूँ। पिछले साल भी ध्यान होगा कि मैंने बोर्ड की परीक्षाओं से पहले एक लाइव किया था और बहुत सी बातें बच्चों को, उनके परिवार के लोगों को समझाने की कोशिश की थी। लेकिन बहुत दुर्भाग्य है कि परीक्षाओं के बाद कुछ बच्चों ने गलत कदम उठा लिया और जब परीक्षा के परिणाम निकले तो कुछ और बच्चों ने कुछ गलत कदम उठा लिए। फिर बहुत दुखी होकर के मैंने उस वक्त लाइव किया था। आज मेरी एक बहन है
जिन्होंने मुझे याद दिलाया कि परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं और मुझको उसी तरह का लाइव करके बच्चों से बात करना चाहिए। 1000, 2000, 10,000, 20,000 जितनों तक मेरी पहुंच जाए बात, जितनों पर मेरा असर हो जाए, और अगर कुछ बुरा होने से बच जाए या कुछ लोगों को प्रेरणा मिल जाए तो मैं समझाऊंगा कि मेरी ज़िंदगी धन्य हो गई। मेरी बहन ने शायद यही सोच करके मुझे आज निर्देश दिया कि भाई साहब परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। हाँ, शशांक जी, आर्यन कपूर साहबा का स्वागत है। तो मेरी एक बहन ने कहा कि मैं जैसे पिछले साल मैंने लाइव किया था, इस साल फिर परीक्षाएं शुरू होने के पहले मैं बच्चों के लिए उसी तरह का लाइव करूं। मैं उनका आभारी हूं कि उनको ऐसा लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, या उनको ऐसा लगा कि मेरा ऐसा करना एक अच्छा काम है। मैं इसके लिए अपनी उस छोटी बहन का बहुत आभारी हूं। फरीद साहब, आदाब। मैं सोचता हूं कि मैं शुरू करूं, सबको इंतज़ार क्यों कराया जाए, और जो लोग सुनना चाहेंगे सुनते रहेंगे। एक रिक्वेस्ट जरूर आप सभी साथियों से है, जितने लोग मुझे सुन रहे हो, अगर आपको लगे कि ये समाज के लिए कुछ ज़रूरी बात मैं कर रहा हूँ, उचित बात कर रहा हूँ, तो कृपया आप सभी के सभी लोग अधिक से अधिक इसको शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मेरी पहुँच शायद कुछ लोगों तक हो। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी पहुँच, विनय भाई आपका स्वागत है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी पहुँच बहुत ज़्यादा लोगों तक होगी। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ये बात अधिक से अधिक उन बच्चों तक पहुँच जाए जो परीक्षाएं देने जा रहे हैं, और परीक्षाएं देने के बाद वो परीक्षा के परिणाम का इंतजार करेंगे और परीक्षा का परिणाम देखेंगे। फिर एक बार बात करूंगा परिणाम निकलने से पहले, और उनके अभिभावकों, माता पिता से भी मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों तक ये बात मेरी पहुँच जाए। अगर उचित समझे तो इसमें आप मदद करिएगा मेरी, और अधिक से अधिक लोग मेरे इस लाइव को शेयर करिएगा। तो शुरू करता हूं मैं। दोस्तों, 9 तारीख से कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, और 15 तारीख से परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, विभिन्न बोर्डों की परीक्षाएं। उसके बाद फिर कॉलेज और विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। पिछले साल जब परीक्षाएं शुरू हुई थी तो मेरे मन में अचानक आया था क्यों नहीं बच्चों से बात की जाए, और मैंने बात की थी। बहुत सारी बातें समझाने की, कहने की कोशिश की थी। परीक्षा क्या है, कर्तव्य क्या है, गुण क्या है, नियति क्या है, और क्या करना चाहिए। उनके माता पिता से भी हाथ जोड़कर मैंने विनती की थी कि परीक्षा और इम्तिहान और भविष्य बच्चों पर बोझ मत बनाइए, और 5 उंगलियों को एक बराबर नापने की कोशिश मत करिए। बच्चों को भी समझाया था मैंने, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि परीक्षा के बाद कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया, और जब परीक्षा के परिणाम निकले विभिन्न परीक्षाओं के, कुछ और बेटे बेटियों ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। सचमुच मेरा दिल बहुत रोया था, और शायद उस दिन बोलते वक्त भी मैं रो पड़ा था जब मैंने वो आत्महत्या के समाचार पढ़े थे। क्योंकि थोड़े ही पहले तो मैंने आग्रह किया था कि आत्महत्या कोई निदान नहीं है, पलायन कोई निदान नहीं है, जीवन से भागना कोई निदान नहीं है, जीवन से लड़ना ही हमारी ताकत है और वही हर चीज का निदान है। अब जो परीक्षाएं होने जा रही हैं, मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूं, और उनके माता पिता से भी, कि परीक्षा जीवन का एक सीढ़ी है, एक छोटी सी सीढ़ी है, यह पूरा जीवन नहीं है। एक परीक्षा हार कर, एक परीक्षा जीत कर जीवन न बनता है न बिगड़ता है। बनता तो है लेकिन बिगड़ता नहीं है। बहुत परीक्षाएं जीवन में देनी पड़ती हैं, पैदा होने से लेकर मृत्यु तक। एक परीक्षा आप हार गए या एक परीक्षा में कोई नंबर कम आ गए तो जीवन रुक नहीं जाता, जीवन चलते रहने का नाम है। एक परीक्षा में आप बहुत अच्छे भी नंबर ले आए, आगे कहीं जाके फेल हो जाते हैं।
सभी उंगलियां एक बराबर नहीं होती। जितने इंसान पैदा होते हैं सबके अंदर एक जैसे गुण नहीं होते। जितने भी इंसान पैदा होते हैं, पशु जानवर पैदा होते हैं, सब एक बराबर बलशाली नहीं होते, एक बराबर बुद्धिमान नहीं होते। और हम लोग जो हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं, जो ईश्वर को मानते हैं और ये मानते हैं कि ईश्वर जो करता है वही होता है, लेकिन वो हमसे कर्तव्य की चाह रखता है। होई है वही जो राम रच राखा, ये तुलसीदास जी लिख गए इतने 100 साल पहले। गीता में उपदेश देते हुए कृष्ण जी ने कहा कि जो करता हूं मैं करता हूं, जो है वो अच्छा है, जो हो रहा है वो भी ठीक है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। मैं ही कर्म हूं और मैं ही फल हूं। उन्होंने कहा था कि तुम सिर्फ कर्म कर सकते हो, फल मेरे ऊपर छोड़ दो, फल की चिंता मत करो। ये कृष्ण ने कहा था गीता में। और राम के संदर्भ में कहा गया कि जो है वही जो राम रच राखा। तो हम जो हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं बच्चों, और आपके माता पिता भी, हम राम और कृष्ण इन्हीं दो के इर्द गिर्द तो घूमते हैं। या शिव को मानते हैं, छोटे मोटे और बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं, कुछ लोग हनुमान को मानते हैं। तो अगर हम इनको मानते हैं तो फिर इन पर छोड़ क्यों नहीं देते? फिर हम क्यों फैसला करने लगते हैं, माँ बाप या बेटा बेटी, कि अरे 2 नंबर कम रह गए, चलो आत्महत्या कर लेते हैं। अंग्रेजी में नंबर कम हो गया, आत्महत्या कर लेते हैं। गणित में नंबर कम हो गया, गणित का पेपर खराब हो गया, आत्महत्या कर लेते हैं। अगर हम इंसान को पैदा नहीं कर सकते, हम किसी इंसान की जिंदगी को बचा नहीं सकते, हम अपनी जिंदगी को संवार नहीं सकते, तो हमें अपनी जिंदगी खत्म करने का अधिकार कहां है? अपनी जिंदगी के को लेने का अधिकार हमको कहां है? बच्चों, मैं बहुत गंभीरता से आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको अपनी जिंदगी लेने का अधिकार है? सिर्फ इसलिए कि आपका एक पेपर खराब हो गया या आप किसी एक विषय में फेल हो गए? आपको अपनी जिंदगी, आपके अगल बगल घर परिवार में, मैंने तो अपनी पत्नी को खोया है कम उम्र में, मैं नहीं बचा पाया, तमाम लाख इलाज करने के बावजूद भी। तो अगर मेरे पास बचाने की ताकत नहीं है, अगर मेरे पास रक्षा करने की ताकत नहीं है, अगर मेरे पास जीवन सुरक्षित करने की ताकत नहीं है, अगर मेरे पास जीवन देने की ताकत नहीं है, तो फिर मुझे यह ताकत किसने दी कि मैं जीवन ले लूं या जीवन दे दूं? इसलिए बच्चों, सब लोग एक जैसे नहीं होते। सबके लिए ईश्वर ने एक ही कार्य नहीं लिखा है। कोई सिपाही बनता है, कोई किसान बनता है, कोई शिक्षक बनता है, कोई आईएएस बनता है, कोई नेता बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। मैं अक्सर जब बच्चों में भाषण देने जाता हूं तो अपनी बात यहीं से शुरू करता हूं कि मान लो मैं अगर यह कहूं कि आप जितने बच्चे हो सब के सब किसान बन जाओ, क्या संभव होगा? तो फिर आप सवाल पूछोगे, सर हम सब किसान बन जाएंगे तो मास्टर कौन बनेगा, टीचर प्रोफेसर कौन बनेगा, डॉक्टर कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा, आईएएस कौन बनेगा, देश की सीमा की रक्षा कौन करेगा? मैं अगर ये कहूं कि सब सिपाही बन जाओ फौज के, तो फिर यही सवाल उठेगा। मैं कहूं सब डॉक्टर बन जाओ या सब आईएएस बन जाओ, सब वैज्ञानिक बन जाओ, सब प्रोफेसर बन जाओ, सब नेता बन जाओ, तो मैं जो जो भी कहता जाऊंगा, बार बार आप सब बच्चे सवाल उठाओगे कि अगर हम सब एक ही चीज बन जाएंगे तो समाज का बाकी काम कौन करेगा? यही सवाल उठाओगे ना? तो बच्चों, अगर आप ये सवाल उठाओगे कि अगर हम सिपाही बन गए तो प्रोफेसर, टीचर, डॉक्टर कौन बनेगा, डॉक्टर बन गए तो प्रोफेसर, सिपाही, किसान कौन बनेगा, ये सवाल तो उठाओगे ना आप? तो जब आप ये सवाल उठाते हो तो इसका मतलब यह है कि कोई टीचर बनेगा, कोई प्रोफेसर बनेगा, कोई किसान बनेगा, कोई मजदूर भी बनेगा, कोई सिपाही बनेगा जो सीमा की रक्षा करेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा। तो आपने खुद ही जवाब दे दिया कि सब लोग एक चीज बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। और अगर सब लोग एक चीज बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं तो एक चीज की तरफ दौड़ते हुए इतनी आपाधापी क्यों? और वो आपाधापी आपके माँ बाप की निगाह में भी क्यों? या माँ बाप सुन रहे हो तो आपकी निगाह में क्यों? आप सब लोग अपने बच्चे को आईएएस क्यों बनाना चाहते हो? कुछ और क्यों नहीं बनाना चाहते? उसका एप्टीट्यूड टेस्ट क्यों नहीं कराते? उसका रुझान किधर है, उसकी योग्यता किधर है, उसकी जांच क्यों नहीं करते? आप तो उसे बचपन से देख रहे हो, बचपन से ही बच्चे का रुझान मालूम पड़ने लगता है, उसकी योग्यता मालूम पड़ने लगती है। बाहर के लोग जाने या ना जाने, माँ बाप जानते हैं अपने बच्चे की योग्यता को। लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं माँ बाप होने के नाते
कि आप अपने बच्चे के जीवन को सुधारो, अपने बच्चे के जीवन को संवारो, अपने बच्चे को महान से महान बनाने की कोशिश करो। ये उचित है, हर माँ बाप को करना चाहिए और होना भी चाहिए। लेकिन बनाने में और थोपने में फर्क है। आप वो बनाना चाहोगे जिसके योग्य आपको अपना बच्चा बचपन से दिखता हो, उसकी योग्यता, उसका IQ, उसका ज्ञान, उसकी स्मार्टनेस, उसका शरीर, उसकी बुद्धि, आप तो जान रहे हो बचपन से उसको, तो वही बनाने की कोशिश करो। वो जो उससे 4 गुना ज़्यादा योग्यता रखता हो, क्षमता रखता हो, बुद्धि रखता हो, तर्क रखता हो, मेहनत रखता हो, और वो उस लायक नहीं है, वो उस पर अगर आप थोपोगे तो बच्चे के सर पर आप एक बोझ थोप देते हो। और जब बच्चे के सर पर बोझ थोप दोगे तो आप खुद सोच लो कि बच्चा 4 किलो 5 किलो का बस्ता लेकर तो चल नहीं पाता, थका हारा घर लौटता है, और जब उसके खोपड़ी पर, उसके दिमाग पर, उसके मन में आप बोझ थोप दोगे तो बच्चा कैसे चलेगा, वो कैसे पनपेगा, वो बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा? खुद सोचो आप जरा, अपने मन में सोच के देखो। और कभी अकेले में बैठकर अपने को झांक कर देखो अपने मन के अंदर कि आपने खुद क्या मेहनत की, क्या बने, आपकी क्या योग्यता थी, आप क्या चाहते थे, कहां तक पहुंचे। अगर आप नहीं कर पाए, ठीक है, बच्चे को 19 का 20, 20 का 21, 21 का 22 या 25 करना आपके हाथ में, आप मेहनत कर सकते हो। इंटेलिजेंट और डेलीजेंट 2 शब्द हैं। इंटेलिजेंट जल्दी पा जाता है, लेकिन डेलीजेंट भी पा जाता है। कछुए और खरगोश की कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। दौड़ने वाला अगर रुक गया तो ठहर के सो जाता है, और धीरे धीरे चलने वाला कई बार आगे निकल जाता है। वो अपनी जगह चीज है, लेकिन माँ बाप के नाते आपको यह तय करना है कि आपके बच्चे के कोमल दिमाग पर बोझ तो नहीं पड़ रहा, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार तो नहीं हो रहा, वो हीन भावना का शिकार तो नहीं हो रहा, और आपने उसको डांट कर, मार कर, कुछ भी कहकर, उसको चुनौती पेश करके उसके ऊपर इतना बोझ तो लाद नहीं दिया कि अंदर अंदर घुट रहा है वो। कहीं बच्चा इस दिमाग में और मानसिकता में तो नहीं आ गया कि घर लौटते हो तो उसको डर लगता हो कि मैं घर लौटूंगा तो मेरे बाप मुझे पीटेंगे, मुझसे सवाल पूछेंगे, मुझे आईना दिखाएंगे, मुझे छोटा बताएंगे, मुझे हीन भावना पैदा करेंगे, मुझे कमजोर बताएंगे। कि ऐसा तो नहीं। अगर यह मानसिकता बच्चे में आ गई तो बच्चा आत्महत्या जैसी बुरी कदम पर चला जाता है, गलत कदम उठा लेता है, और फिर आपके हाथ में क्या बचता है? रोने धोने के अलावा बाद में आप केवल पछताते हो। इसलिए बच्चे पर बोझ मत ला दो। बच्चे को स्वतंत्र, स्वच्छंद रूप से उसके वातावरण में, उसकी योग्यता अनुसार, उसकी क्षमता अनुसार उसको आगे बढ़ने दो, उसको सहायता दो, उसको कोसो मत कभी, उसको एनकरेज करो, उसको प्रोत्साहन दो। और कभी भी किसी दूसरे बच्चे अथवा अपने ही 2 बच्चों के बीच में कभी आप कंपैरिजन करने की कोशिश मत करो। ये मत बताओ कि वो देखो अच्छा है, वो अच्छी है, उसने ज्यादा नंबर लिए, तुमने कम लिए, ऐसा मत करो। बच्चे एक बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं, उनके अंदर हीन भावना बिल्कुल पैदा मत करो। इसलिए ये तो मेरी माँ बाप से अपील है। और बच्चों, आप भी मुझे सुन रहे होंगे, आप भी इस बात का ध्यान रखो, अपने अंदर हीन भावना मत लाने दो। माँ बाप से बैठकर बात करो। अगर बहुत छोटे हो तब तो नहीं कर सकते हो, लेकिन बड़े हो तो कर सकते हो। 2 लोगों के किस्से तो आप जानना चाहोगे, मैं भी बताना चाहूंगा। अब्राहम लिंकन अमेरिका के महान राष्ट्रपति हुए, लेकिन क्या आपको पता है कि अपनी पूरी जिंदगी वो हारते रहे। उन्होंने व्यापार शुरू किया, उनका व्यापार दिवालिया हो गया। उन्होंने पहला चुनाव लड़ा, वो हार गए। उन्होंने दूसरा चुनाव लड़ा, वो हार गए। उन्होंने फिर व्यापार किया, वो दिवालिया हो गए। उन्होंने प्रेम किया, उनका प्रेम असफल हो गया और वो मानसिक रूप से कुछ परेशान हो गए। उसके बाद उन्होंने कई चुनाव लड़े, वो हार गए। सीनेट का चुनाव लड़ा, वो हार गए। और फिर सीधे इतने वर्षों लगातार हारती हुई जिंदगी देखने के बाद वो सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़े और अमेरिका के महान राष्ट्रपति हुए। इसीलिए उनके नीचे एक कोट लिखा जाता है, यू विल सक्सीड इफ यू डोंट क्विट। अगर आप छोड़ नहीं दोगे तो आप एक दिन जीतोगे। वही तो मैं भी कहता हूं, पलायन मत करो, छोड़ो मत, जीतने के लिए आगे बढ़ते रहो, एक दिन आप जीतोगे। पलायन कर जाओगे तब तो कुछ नहीं बचेगा, आत्महत्या कर लोगे तब तो फिर कुछ करने को ही नहीं रहेगा, तो फिर चुनौती कहां रही आपको?
दूसरा, एपीजे कलाम का किस्सा सुनाना चाहता हूं आपको। एपीजे कलाम के बारे में आपको पता है? एपीजे कलाम ने बड़ी गरीबी और संघर्ष से जिंदगी जी, अखबार बेचे। एक बार वो एयरफोर्स का इम्तहान देने के लिए देहरादून गए। देहरादून में मैंने भी वहां इंटरव्यू दिया है। क्लेमेंट टाउन में एसएसबी है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एयरफोर्स का। वहां उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और फिर वो पैदल चलते चलते वहां से चलते चलते ऋषिकेश हरिद्वार तक आ गए। और चलते चलते उनके दिमाग में जो भी आया, उन्होंने अपने को और मजबूत किया और अपने को तैयार किया। और वो एपीजे कलाम साहब जो एयरफोर्स में भर्ती नहीं हो पाए थे, वो इस देश के महान वैज्ञानिक बने। इस देश की फौज को और एयरफोर्स को ताकत देने वाली मिसाइलें उन्होंने बनाई। इस देश को ताकत देने वाली उन्होंने मिसाइलें बनाई। और जिस एयरफोर्स में वो अफसर होते, उस एयरफोर्स के वो सर्वोच्च सेनापति हो गए। क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। इन दोनों किस्सों से यह तय होता है कि यह तय है कि आपको क्या बनना है। हो सकता है कि आपको छोटा नहीं बनना, बहुत बड़ा बनना हो, लेकिन बहुत बड़ा तो तब बनोगे ना जब आगे चलते रहोगे, उसकी दिशा में बढ़ते रहोगे। आपको फौज का सिपाही नहीं बल्कि फौज का सर्वोच्च सेनापति अगर बनना है तो आप सिपाही न बनने से क्यों घबरा गए? कोई और रास्ता आपको तय करना है तो रास्ता तो तय करोगे जब रास्ते पर आप चलते रहोगे। इसीलिए बच्चों, मेरी अपील है, इम्तहान होने वाले हैं, धैर्य से इम्तहान देने जाइए, पूरी तैयारी के साथ इम्तहान देने जाइए। आपने सबने मेहनत की है, हर बच्चा पढ़ता है, कोई ऐसा नहीं चाहता कि मैं न पढ़ूं। परीक्षा हॉल में बैठिए, 1 मिनट शांति से पूरे पेपर को पढ़िए, उसमें दिए गए डायरेक्शन को पढ़िए, कितने सवाल को जवाब देने हैं, किस किस तरह के सवाल को जवाब देने हैं, किस तरह के जवाब देने हैं, वो आपने सब पढ़े होते हैं। फिर प्लान करिए कौन से सवाल का जवाब आप सबसे बेहतर जानते हैं, उसके नंबर 2 पर क्या जानते हैं, और सबसे अच्छे सवाल के जवाब को सबसे पहले लिखिए, जितनी ताकत से लिख सकते हैं लिखिए, और उसके बाद सबसे आखिरी नंबर पर वहां पहुंचिए जिसको कम जानते हो। ईश्वर करें कि आप सारे सवालों का जवाब बहुत अच्छा जानते हो, उनको लिखिए, घबराइए मत, पूरा करिए। 3 घंटे आपको समय बहुत मिलता है। और परीक्षा देने के बाद उस दिन की परीक्षा को भूल जाइए। आज पेपर कैसा हुआ इसको भूल जाइए। उस दिन की परीक्षा में अगर एक आध सवाल गड़बड़ हो गया होगा और आपके दिमाग में अटका रहेगा तो अगले दिन की परीक्षा आप अच्छी नहीं दे पाएंगे। इसलिए उस दिन की परीक्षा के पेपर को घर में रखिए और भूल जाइए कि आज के पेपर में क्या हुआ, और कल के पेपर पर ध्यान दीजिए, उसकी तैयारी करिए। इसी तरह से जितने आपके परीक्षाएं और पेपर होते हैं, इसी तरह से वो पेपर देते जाइए। और पेपर देने के बाद निश्चिंत होकर के घूमिए, खेलिए, टहलिए, हंसिए। बिल्कुल बोझ मत लादिए अगर कोई पेपर का सवाल छूट गया हो, अगर कोई सवाल ना आया हो, या आपको लगता है किसी विषय में आप कमजोर हो गए, मत लादिए। अपने माता पिता से बैठ के बात करिए कि पिताजी, मम्मी, मुझे थोड़ी और ज़रूरत है मेहनत की, मुझको थोड़ा और पढ़ाई करा दीजिए, फला पेपर या सब्जेक्ट में मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, मैं थोड़ा और मेहनत करना चाहता हूँ। और इरादे त्यागने के बजाय, माता पिता से डरने के बजाय, आत्महत्या जैसे बुरे कदम की तरफ जाने के बजाय माता पिता से बात करके उनका विश्वास हासिल करिए। अपने सर पर उनका हाथ रखवाइए, उनसे कहिए कि आप आशीर्वाद दीजिए, मुझे कोई टीचर दीजिए जो मुझे और अच्छी तैयारी करा सके, और फिर मेहनत से अगली परीक्षा के लिए जुट जाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप मेरी बात मानोगे, अगर आत्महत्या और घर से भागने जैसे कदम नहीं उठाओगे, अगर अपने माँ बाप से बैठ करके ईमानदारी से आप बात करोगे और बताओगे, तो कोई माँ बाप ऐसे नहीं होते जो अपने बच्चे की मदद नहीं करना चाहते, जो अपने बच्चों को प्यार नहीं करते। और बच्चों को प्यार करना चाहिए माँ बाप होने के नाते आप सबको, उसकी बात को सुनना चाहिए। सिर्फ नाराज होने से, एक तरफा सोचने और आदेश देने से कुछ नहीं होता। इसीलिए बच्चों, जब आप ये बात करोगे, आपके माँ बाप को और अभिभावकों की खुशी होगी, वो आपको और बेहतर करने और देने की कोशिश करेंगे। अगली परीक्षा में जुट जाइए। क्या पता अब्राहम लिंकन की तरह आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज लिखी हुई हो, क्या पता एपीजे कलाम की तरह आपके लिए इस देश का महान वैज्ञानिक बनना लिखा हो, इस देश का राष्ट्रपति बनना लिखा हो। कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए हारने के बजाय चलते रहना ही हमारा रास्ता है। मैं बस यही अपील करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं सारे बच्चों से, एक बेहतर इंसान बनिए, अपने को मजबूत करिए,
हीन भावना अपने मन में मत आने दीजिए। अपने माँ बाप से कुछ मत छुपाइए, अपने गुरु से कुछ मत छुपाइए, अपने शिक्षक से खुल के सवाल पूछिए। मैं अमेरिका गया था। अमेरिका में मैंने एक विश्वविद्यालय में एक सिस्टम देखा। वहाँ हमारी तरह से रोज क्लास में घंटों पढ़ाने और रट करके आके सुना देने का प्रचलन नहीं है। वहाँ का प्रचलन यह है कि बच्चे खूब पढ़ते हैं 4-5 दिन। टीचर जब क्लास लेता है तो 1 घंटे नहीं 3-3 घंटे की क्लास लेता है, और इस बीच बच्चों के मन में जितने सवाल होते हैं वो सवाल करते हैं और सवाल का जवाब वो टीचर देता है, चाहे कितने घंटे लग जाएं। तो आप भी सवाल पूछना शुरू करिए। जिस दिन पढ़ाई के बाद में आपके मन में सवाल आने लगेंगे और आप जितने ज़्यादा सवाल पूछने लगेंगे, आप विश्वास रखो, मेरी बात मानो, आप बहुत मजबूत छात्र हो जाएंगे। आपका विषय बहुत मजबूत हो जाएगा। सिर्फ सुन के बैठ जाएंगे तो शायद उतना अच्छा आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए सवाल पूछने, जो छोटे बहुत छोटे बच्चे, उनकी बात नहीं करता मैं, लेकिन 9, 10, 11, 12, BA, MA, इंजीनियरिंग का एग्जाम देने वाले, उनकी तैयारी करने वाले, मेडिकल के एग्जाम की तैयारी करने वाले, IAS की तैयारी करने वाले, उनके लिए जरूर कहना चाहता हूँ, जितने ज़्यादा सवाल जो जितने ज़्यादा पूछेगा वो उतना अच्छा छात्र साबित होगा, वो उतना बेहतर अपनी ज़िंदगी में कर पाएगा। तो सवाल पूछने की आदत डालिए और सवाल आपके मन में पैदा हो उस तरह की अपने अंदर उत्कंठा पैदा करिए। मुझे बहुत दुख होगा अगर इस परीक्षा के बाद भी किसी बच्चे ने, मेरे बेटे बेटी ने आत्महत्या कर लिया। माँ बाप तो दुखी होंगे, लेकिन माँ बाप से भी मेरी अपील है, ऐसा माहौल ही मत बनाइए कल को आपको सिर्फ रोना पड़े। क्यों रोते हैं बाद में? उससे अच्छा है हंसते हंसते बच्चों को पहले ही समझाइए, उसको सही रास्ते पर रखिए, पिटाई मत करिए, डांटिए मत। डांट और पिटाई से कोई बच्चा अच्छा नहीं बनता, ये मेरा अपना अनुभव है। समझाने से इंसान मानता है। यहां तक कि जानवर को भी समझा दो ठीक से तो देखिए सर्कस वाले समझा के क्या क्या करा लेते हैं। ये तो इंसान है, आपका अपना बेटा, अपना खून है, दिमाग है इसके पास, इसको चोट लगती है, इसके मन को दुख होता है, इसके मन को दुखी मत करिए, इसके शरीर को चोट मत पहुंचाइए, इसके मन और दिमाग को भी चोट मत पहुंचाइए, इसकी भावनाओं को चोट मत पहुंचाइए, इसके आत्मविश्वास को भी चोट मत पहुंचाइए। ये मेरी अपील है माँ बाप से। और बच्चों, आपसे अपील है, मैं आपके पिता या हो सकता है दादा की उम्र का हूँ, दादा के बराबर हूँ, एक शिक्षक भी हूँ, इसलिए आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि बच्चों बिल्कुल आज से तय कर लो, हम कोई गंदा विचार अपने मन में नहीं लाने देंगे। हम पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने जाएंगे। हम पढ़ाई के समय अपने शिक्षक से सवाल पूछेंगे। हमको जिन चीज़ों के बारे में नहीं आता अपने माता पिता से सवाल पूछेंगे। कोई कमजोरी होगी तो हम अपने शिक्षक को भी बताएंगे और माता पिता को भी बताएंगे, जिससे ये दोनों मिलकर हमारी कमजोरी को दूर कर सकें। हम मजबूत इरादे के साथ अपने अंदर पूरी आत्मविश्वास भरते हुए हम परीक्षा भी देंगे और परीक्षा में सफल भी होंगे। मैं यही आपसे उम्मीद करता हूं, और ये उम्मीद करता हूं इस साल किसी बच्चे के द्वारा कोई गलत कदम उठाए जाने के समाचार मुझे सुनने को न मिले। मैंने बहुत लंबी बात नहीं कही, लेकिन मैं समझता हूं कि शायद जितना मैंने कहा है उतना शायद काम आ जाए कुछ हजार, 10,000, 20,000 बच्चों के, उतने अभिभावकों के, उतने परिवारों के। तो शायद मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी कि मैंने भी इंसानियत के लिए, बच्चों के लिए, मेरे बच्चे तो नौकरी में हैं, सब अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन आप सब भी मेरे बच्चे हो। मुझे भी सचमुच मैं अपने को धन्य समझूंगा कि मैं अपने कुछ बच्चों के काम आया, कुछ परिवारों के काम आया। मैं आपका बहुत आभारी हूँ जितने लोगों ने मुझे आज सुना है। और अगर आपको लगता है कि मेरी ये बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचनी चाहिए तो आप सारे लोग मेरे इस वक्तव्य को, मेरे इस लाइव को अधिक से अधिक अपने फेसबुक पर और जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं वहाँ शेयर करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामना। आप सब अब जिंदगी में सफल हो, आप सबकी परीक्षाएं बहुत अच्छी हो, आप सबके पेपर बहुत अच्छे हो, आप लोग जो जिंदगी में चाहते हैं वो आपको हासिल हो, आप सफल हो। और आपके माँ बाप को भी शुभकामना कि आप लोग भी अपने बच्चों की तरक्की को देखकर खुश हों, उनको ताकत दें, उनके अंदर जज्बा पैदा करें, उनमें आत्मविश्वास पैदा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा हमेशा नारा होता है जय हिंद, नमस्कार।